गुड इवनिंग। और आज लेक्चर 14 का हम रिवीजन करेंगे। और जो लेक्चर 14 जो हुआ था 11/1/2003 को, जो हम उसको रिवीजन करेंगे। बाकी जो लेक्चर हम ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं, तो आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो वही हम जब जब क्लास होता है, क्लास करने के बाद हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर हम कितना सर्च लिए हैं और कितना हम रिवीजन किए हैं और कितना हम बोलने के प्रयास किए हैं, हम पढ़कर समझने के प्रयास किए हैं। इसी पर्पस के कारण हम यही सब के कारण हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये सब सारा वीडियो हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं केवल ये और प्राइवेट है, और एक दिन हम इसे पब्लिक कर देंगे तो हम रिवीजन करेंगे। और जो मैनिकांत सर लेक्चर 14 में लेक्चर 14 में रैयतबाड़ी और महालबाड़ी ये सब पढ़ाए हैं, तो हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। बेसिकली सर बता रहे थे कि रैयतबाड़ी में क्या होता है कि जो रैयत बाड़ी में होता है, किसान लोग वो सिंगल मतलब भूमि का जो अधिकार होता है प्रत्येक का होता है, उस भूमि का अधिकार। एक मतलब फिगर के अनुसार समझा रहे थे सर, जो 1000 बीघा में है उसमें सबका मतलब अधिकार होता था। यह मतलब यह जो व्यवस्था था यह मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी कुछ अन्य भागों में लागू हुई थी। मुंबई और मद्रास के जो ये जो था रैयतबाड़ी व्यवस्था, ये मतलब उस एरिया तरफ ये लागू हुआ था, जिसमें हम इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भाग सम्मिलित था। जो भारत का जो एरिया था वो 51% में लगभग में वो रैयतबाड़ी व्यवस्था कायम थी। ठीक है। प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि के स्वामी मान देखो, यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी मान लिया, मतलब जो भूमि था वो मतलब मान लिया गया। मतलब सबका एक अधिकार रहता था। ठीक है। फिर इस व्यक्तिगत स्तर पर भू राजस्व समझौता किया जा गया था। जो मतलब जो किसान जो था, जो प्रत्येक किसान था उस भूमि का जो प्रत्येक किसान उस मतलब टैक्स को चुकाता था। भू राजस्व मतलब जमीन का जो कर था वो चुकाता था कंपनी को। यहाँ भी भूमि का विक्रय योग्य बना दिया गया। मतलब ये क्या किया कि अगर मतलब ये जो जमीन था वो बिकने के लायक था, मतलब कोई जमीन बेच जाता था तो वहाँ पे उस किसान को दिक्कत होता था। मेरा कहना है, अगर वहाँ का जो ज़मीन का जो व्यवस्था जो किसान लोग जो जो किसानी कर रहे थे, जो उपजाऊ ज़मीन पर किसानी कर रहे थे, और केवल वही जो जितना उपजाऊ ज़मीन था उसी को टैक्स मतलब जो उपजता था उसे कंपनी लेता था, और साथ साथ में उसे टैक्स भी चुकाना पड़ता था कंपनी को। किसान लोगों को टैक्स चुकाना पड़ता था कंपनी को। और साथ में हम किसान बाकी मतलब सीमित था, मतलब जो जहाँ पर हम मतलब यहाँ पर जहाँ किसान लोग जहाँ खेती करते हैं वो सीमित था। और भी एरिया होता है कि मतलब खेती का मतलब और जैसे और भी एरिया था, जैसे हो गया जंगल, हो गया चारागाह हो गया, जहाँ पे गाय जानवर लोग वहाँ मतलब ये चरते हैं। और साथ साथ में हम देख सकते हैं चारागाह और जंगल हो गया, और बंजर भूमि, जैसे बंजर भूमि हो गया जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब वैसे मतलब खाली रहता है, हमेशा के लिए खाली रहता है, बंजर भूमि हो गया। और सिंचाई भूमि हो गया, जंगल या किसान की जगह किसान उस जो जैसे बंजर भूमि और जंगल और सिंचाई भूमि और ये सब जो ज़मीन था, जो बंजर ज़मीन था, इस पर मतलब किसान का कंट्रोल नहीं रहता था। इस पर कंट्रोल कंपनी का रहता था, ब्रिटिश सरकार का रहता था। और किसानों के साथ भू राजस्व का प्रबंधन अस्थायी रूप में ना करके अस्थायी मतलब जो कहा गया यहाँ पर कि जो किसान का जो व्यवस्था था वहाँ पर उनकी डायरेक्ट मतलब किसान को मतलब इनडायरेक्टली करता, किसान का केवल हक था केवल खेती करना, लेकिन ज़मीन का कोई हक नहीं था।
लेकिन वही वही बताया गया है कि किसान मतलब ये मतलब किसानों के साथ भू राजस्व का प्रबंध अस्थायी रूप से ना करके अस्थायी रूप से करना होता है। फिर इसका उद्देश्य क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी कंपनी खर्चीले युद्ध में उलझी हुई थी, अतः उसे बड़ी मात्रा में धन की जरूरत थी। जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वो मतलब उसी समय में क्या हो रहा था कि युद्ध युद्ध लड़ रहा था, युद्ध में लड़ाई कर रहा था। और वहाँ ब्रिटेन में वहाँ मतलब अनाज की प्रॉब्लम आ गया, तो वहाँ मतलब वहाँ व्यवस्था जब कंपनी को क्या युद्ध से नज़र हटा, तो अब क्या किया कि अब मतलब अनाज पर फोकस किया। खाना खाने के लिए वो अनाज चाहिए, तो उस पर वो फोकस किया। कंपनी अस्थायी बंदोबस्त के कारण कृषि उत्पादन के भावी लाभ से वंचित हो रही थी, इसलिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कंपनी वो भंग हो गया। पश्चिम भारत एवं दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग जैसी कोई स्पष्ट वर्ग नहीं थी। जो पश्चिम भारत में था, पश्चिम भारत मतलब कह सकते हैं कि पश्चिम भारत इधर मुंबई साइड हो गया, गुजरात साइड हो गया, पश्चिम भारत हो गया। अब पूर्वी भारत हो गया, जम्मू का अभी पूर्वी भारत हो गया, बंगाल साइड हो गया। और ये सब ये मत और क्या दक्षिण भारत हो गया, केरल, तमिलनाडु, ये सब कन्याकुमारी, ये सब इधर मतलब क्या था कि वो इस सब एरिया तरफ मतलब क्यों जमींदार का ये मतलब व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण अब फिर इसका हम देखते हैं रैयतवाड़ी का प्रभाव क्या पड़ा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयतों की सुरक्षा के संबंधित उद्देश्य के पूर्ण नहीं हो सका। मतलब यहाँ कहा गया कि जो रैयतवाड़ी से किसान लोग थे, उस पर मतलब एक सुरक्षित व्यवस्था कायम नहीं हो सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई जमींदारों की स्थान एवं स्वयं सरकार के बड़े तथा शोषक जमींदार के रूप में स्थापित। मतलब किसान लोग जो थे वो किसान लोग जो थे वो मतलब उसके मतलब जमींदारों के अंदर काम करना पड़ता था। वो मतलब जमींदार चाहता था कि काम हो या कि ना हो, उसके अनुसार खेतों में किसान काम करते थे। और साथ साथ में कितना भूभाग जो था, जो कितना भूभाग था वो उसके अंदर में था, कंपनी के अंदर में था। और भू राजस्व की एक बड़ी रकम के चुका था मतलब ये यहाँ बताया गया है कि जो भू राजस्व, जो खेती कर के जो टैक्स चुकाता था किसान लोग कंपनी को, उसे बहुत बड़ी मात्रा में चुकाना पड़ता था, जिसमें कितना किसान लोग चुका नहीं पाते थे। कितना किसान लोग खेती छोड़ कर कहीं और चले जाते थे। इसी में किसान लोगों को बहुत दिक्कत झेलना पड़ा उस समय। अतः किसान महाजनों के कर्ज लेने के विवश हुए। जो जो महाजन होते हैं, महाजन उसे हम बोलते हैं जो गांव के मुखिया जो होते हैं, जो एक समूह होता है गांव का, उससे क्या होता है वो किसान लोग को टैक्स प्रोवाइड करता है, तो किसान लोग को जो जरूरतमंदों के लिए कर्ज देता है वो, और उसे सही टाइम पे उसे मांगता भी है। क्योंकि इन क्षेत्रों में कई जमींदारों के स्थान पर स्वयं सरकार के बड़े तथा विवश अथा ग्रामीण ऋणकर्ता इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हुई। जो मतलब किसान मतलब कर में टैक्स में मतलब ये डूब रहे थे, और सही टाइम पे कर चुका नहीं रहे थे कंपनी को, महाजनों को। तो महाजनों से क्या करता, उसे उसका संपत्ति जो भी था उसे वापस छीन ले जाता था, और किसान ऐसे बेघर हो जाते थे। फिर हम देखते हैं कि उसी उसी से मतलब रैयतवाड़ी के बाद हम महलबाड़ी देखते हैं। महलबाड़ी व्यवस्था में हम देखते हैं कि जोतेदार का समूह होता है। महलबाड़ी में मतलब कि जोतेदार का समूह होता है, 1,000 बीघे में सर बता रहे थे कि एक समूह के रूप में वो खेती करता है। यह व्यवस्था उत्तर भारत एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लागू हो गई थी। उत्तर भारत और में हो गया था, जैसे उत्तर भारत में पंजाब, दिल्ली साइड, उधर जम्मू कश्मीर साइड, ये सब हो गया था। और कुल भूभाग 30% भाग सम्मिलित था। मतलब एक कंपनी का जो था 30% भाग था, मालवाड़ी लोगों का 30% ये क्षेत्र था। तो तब हम देखते हैं कि इस मतलब महलबाड़ी के अंतर्गत महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि भू राजस्व का प्रबंधन गांव अथवा महल के साथ किया गया। जो था मतलब ये व्यवस्था था किसमें, गांव के लोगों और महाजनों के बीच ये मतलब ये बनाया गया महलबाड़ी।
फिर सामान्यतः भू राजस्व की वसूली मुकदम गांव के मुखिया के साथ किया गया। इसमें निजी उत्तरदायित्व की प्रावधान थी, अर्थात अगर कोई किसान अपने हिस्से का भू राजस्व देने का असमर्थ हो तो उसकी भूमि महाल के अधिकृत हो जाता था। जो महाजनों से जो कर्ज लेते थे किसान लोगों जो समूह था, वो क्या सही टाइम पे अगर मतलब चुका नहीं पाते थे तो क्या होता था कि उसे मतलब उसका अधिकृत उसका घर जमीन और जो संपत्ति था उसे अधिकृत किया कर लिया जाता था। रैयत बाड़ी व्यवस्था की तरह ही इस व्यवस्था में भू राजस्व का प्रबंधन अस्थायी रूप से ना करके ये अस्थायी रूप से किया गया। इसका भी उद्देश्य हम देखते हैं कि बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए धन की जरूरत थी। जो इंडिया में उस समय ब्रिटिश का साम्राज्य फैल रहा था पूरा, मतलब उस समय व्यवस्था उसका फैल रहा था, तो फैलने के अनुसार उसको टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपना फैक्ट्री लगाएगा, साथ साथ में अपना व्यापार बढ़ाएगा। इसलिए फिर ब्रिटिश औद्योगिकरण में निवेश करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की ज़रूरत थी। मतलब ब्रिटेन जो अपना औद्योगिकरण कर रहा था उस समय, तो उसे मतलब पैसा की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और टैक्स चाहिए था, पैसा, और तब ना तभी तो ब्रिटिश सरकार मतलब कंपनी का बढ़ावा देगी, व्यापार में बढ़ावा देगी, और अपना यहाँ से कच्चे माल का बढ़ावा देगी, वहाँ से फिर ब्रिटेन से विनिर्मित वस्तुओं आएगा इंडिया में, फिर इंडिया में वो वस्तुओं को फैलाएगा, इसलिए वो बना रहा है। इस प्रणाली में भू राजस्व की दर अधिक रखी गई। अवध किसानों में इतने लेकर गहरा मतलब जो भू राजस्व था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा टैक्स के अनुसार वो मतलब कंपनी किसानों से ले रहा था। तो क्या था, अवध के जो किसानों लोग थे वो क्या हुआ, उनसे कंपनी से असंतुष्ट मत हो गए, कंपनी से असंतुष्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि अब जो अवध का जो किसान लोग थे वो मतलब ये हो गए थे, मतलब पूरा विद्रोह पे उतर आए थे, जो 1857 विद्रोह हुआ था। फिर हम वही देखते हैं कि एक क्वेश्चन सर बता रहे थे कि 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक और संरचना औद्योगिक पूंजीवाद के हित में प्रेरित रही थी। इस कथन को परीक्षण कीजिए। मतलब बताया गया कि 19वीं सदी के भारत को जो 19वीं सदी स्टार्ट हुआ था, 1901 2 3 4 5 6 ये स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में विनिर्मित वस्तुओं को बड़े बाजार के रूप में विकसित किया। मतलब यहाँ बताया गया 19वीं सदी के स्टार्ट में जो इंडिया से कच्चे माल ब्रिटिश जा रहा था, वहाँ से वस्तुओं मैन्युफैक्चर होकर इंडिया आ रहा था। ये भारत में सब कंपनी को बड़ा बाजार चाहिए था अपना विनिर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए। इस उद्देश्य में प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक संरचना के व्यापक सुधार के एवं परिवर्तन किए। मतलब इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए एक प्रशासनिक नीति अपनाया गया। अपनाने के बाद और इसलिए इस काल में कंपनी को सरकार का द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था, सक्षम न्याय व्यवस्था, जो मतलब इसी काल में क्या किया, कंपनी सरकार को मतलब कंपनी की सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार जो था वो कंपनी को एक सलाह दिया कि आप प्रशासनिक व्यवस्था पे सुधार कीजिए, बेहतर कानून लाइए, और साथ साथ में नया व्यवस्था कीजिए, अब भू राजस्व व्यवस्था में सुधार कीजिए। ये सब कदम उठाने को कहा ब्रिटिश सरकार कंपनी को। बड़ा बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो कंपनी को मतलब अपना विनिर्मित वस्तुओं को फैलाने के लिए और उससे मतलब क्या क्या कदम प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बताया। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए बताया गया। साथ में जो सच में सही नया व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया। फिर हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ। कानून व्यवस्था में मार्ग में एक बड़ी चुनौती थी, जो कानून व्यवस्था जो थी वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कंपनी के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि पिंडारी, लुटेरे और राहजानी करने वाले ठग, मतलब जो पिंडारी थे, लुटेरे थे, और जो ठग थे, जो मतलब कहीं कोई एक राज्य से कोई दूसरा राज्य जा रहा था उसको क्या ठग थे लूट लेते थे। फिर उससे मतलब हटाने के लिए, उसे दमन करने के लिए, उसे मतलब रास्ते से हटाने के लिए कंपनी ने ये सब कदम उठाए।
न्याय व्यवस्था सुधार किया, फिर भू राजस्व व्यवस्था सुधार किया। ठीक है, हम अब फिर औद्योगिकरण के आर्थिक नीति में हम देखते हैं कि कृषि का व्यवसायीकरण किया। कृषि का व्यवसायीकरण किया। अब क्या हुआ कि कंपनी अब कृषि पे मतलब ये उसका ध्यान गया, व्यवसायीकरण किया अपना। भारतीय कृषि क्षेत्र का दोहन ब्रिटिश औद्योगिकरण के हित में किया। जो भारतीय कृषि थी, जो इंडिया के जो एग्रीकल्चर था, वो ब्रिटिश ने अपना अपना हित के लिए काम किया, अपने के लिए ही काम किया। मतलब वो अपना मतलब कह सकते हैं कि अपने ज़रूरतों के लिए उसको जो अनाज जो फसल के लिए चाहिए था व्यवस्था, वो अब उसी के लिए वो काम किया। अदर सिवा कुछ नहीं किया। मतलब वो अपना औपनिवेशिक मतलब वो क्या किया, औपनिवेशिक मतलब वो मतलब अपने के लिए ही मतलब व्यवस्था करना चाहता था, कि उसको किस तरह से और लाभ हो, उसके लिए और उपयोगी क्या चीज़ हो सके। यद्यपि कृषि का व्यवसायीकरण भारतीय कृषि में कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसे व्यापक रूप में प्रोत्साहित किया। मतलब पहले से भी मतलब ब्रिटिश सरकार के आने से पहले भी मतलब कृषि मतलब एक कृषि व्यवस्था इंडिया में काफ़ी अच्छा था। अब क्या हुआ, कृषि अब मतलब ब्रिटेन कंपनी आया, तो क्या किया कि जो जो भी कृषि हो रहा था उस समय, उसे तो होने दिया, और साथ साथ में वो अपना अपना व्यवस्था के साथ कृषि को उत्पादन करने की व्यवस्था बना कायम किया। मतलब एक तरह से एक नया व्यवस्था कह सकते हैं आप। निम्नलिखित कारकों में व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन दिया। भू राजस्व का दर अधिकतम होना। जो जो फसल मतलब जो जमीन पर फसल उगा रहे थे उसका उसको टैक्स के अनुसार वो मतलब वो ले रहा था, भू राजस्व ले रहा था कंपनी किसानों से। ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता। जो जो मतलब ब्रिटिश उद्योगों मतलब कहा सकते हैं ब्रिटिश उद्योगों मतलब कंपनी, जो ब्रिटेन में जो कंपनी था, ये चारों क्षेत्र चारों मतलब लंदन था, ग्रागो था, बर्मिंघम था और लंदन था। ये जो था ये था क्या कि ये सब उद्योगीकरण बहुत क्रांति था, औद्योगिकरण के बहुत अच्छा क्रांति क्षेत्र था ये, मतलब शहर था। तो कच्चे माल की ज़रूरत ब्रिटिश को वहाँ के उद्योगों को पड़ता था, तो यहाँ से कच्चा माल ब्रिटिश भेजा जाता था। तो हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में नगरीय जनसंख्या की बड़ी मात्रा अनाजों की आवश्यकता होना। जो ब्रिटेन में जो था, ब्रिटेन में नगर के लोगों के लिए एक मतलब अनाज के एक मतलब कह सकते हैं अकाल आने वाला था, तो जिसके कारण ब्रिटेन का ध्यान गया अनाजों पर। तो अब क्या हुआ कि अब अनाज का सप्लाई करने लगा ब्रिटिश में। फिर हम देख सकते हैं आधुनिक यातायात एवं संचार के संस्थानों के विकास के साथ साथ 1869 में स्वेज नहर के खुला। जो अब तो मतलब इतना मतलब 1869 में, अब जो 18वीं सदी के अब लास्ट लास्ट होने वाला था, तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार अपना व्यवस्था जो मतलब यातायात के व्यवस्था, जो बड़ा बड़ा शिप लाने लगा, वो बड़ा बड़ा अपना कम्युनिकेशन सिस्टम लाने लगा, जो जो यूरोप में जो व्यवस्था था वो अब इंडिया में लाने लगा। हम्म, फिर 1869 में एक स्वेज नहर का खुलना। स्वेज नहर मतलब हुआ कि जहाँ से व्यापार के लिए आगमन प्रस्थान हो रहा था, मतलब अप डाउन जो हो रहा था उसके लिए खोल दिया गया। फिर सीमाएं। औपनिवेशिक सरकार ने केवल उन्हीं फसलों को प्रोत्साहन दिया जिसकी ब्रिटेन में आवश्यकता थी। अब ब्रिटेन के लोगों के लिए क्या खाने में पसंद आता था, अब इंडिया से जो फसल जाता था उसको मतलब कुछ फसल था जो उस पर ध्यान नहीं था, लेकिन जो वहाँ जो अच्छा लगता था, जो फसलें जो जो अनाज खाते थे, उसका प्रोत्साहन इंडिया में उपजाकर अब ब्रिटिश को भेजने लगा। मतलब अब आवश्यकता के अनुसार उसको जो आवश्यकता पड़ती थी, ब्रिटेन में जब आवश्यकता पड़ती थी वो ऑर्डर करता था। ब्रिटिश सरकार कंपनी को ऑर्डर करती थी और कंपनी यहाँ अपना दबदबा बनाती थी, मतलब यहाँ उसके अनुसार काम होता था, उसी के अनुसार वो अनाज उपजाया जाता था। और फिर हम बेच कर वहाँ से कच्चे माल लेकर फिर वहाँ जाता था ब्रिटिश में। फिर हम देख सकते हैं कि अधिसंख्य भारतीय किसानों के लिए एक थोपी गई प्रक्रिया, जो मतलब जबरदस्ती कहा गया कि तुम यही अनाज उपजाओ, मतलब एक तरह से थोपी गई, मतलब किसी के ऊपर दबाव बना के उससे मतलब व्यवस्था को कायम करना। तो इसलिए दबाव मतलब किसी से जबरदस्ती हम नहीं कर सकते ना, वो अपने मनमाने के अनुसार कोई जिंदगी जीता है और कोई कोई अपना काम करता है। तो ये ब्रिटिश सरकार यहाँ के इंडिया किसानों पर दबाव बनाया,
और उसी के अनुसार वो काम करवाया। फिर औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत इस व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग अपना आर्थिक भार अपने नीचे के वर्गों को डालकर स्वयं बच गया। मतलब जो था, मतलब ब्रिटिश सरकार जो आया, तो ब्रिटिश सरकार जो आने के बाद क्या हुआ कि एक अपना वर्ग बनाया, मतलब किसानों लोगों, मतलब इंडिया के लोगों का एक वर्ग बनाया। अब उसी वर्ग को कहा गया कि तुम उस किसानों को मतलब कहो कि तुम ये करो। अगर डायरेक्ट कहता किसानों तो उसे या तो उसे कुछ समझ नहीं आता, या करता भी सही ढंग से नहीं करता। तो क्या किया कि पहले तो ब्रिटिश जो था एक इंडिया के लोगों के ही एक वो अपना वर्ग बनाया, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कठपुतली। जो कठपुतली जो लोग था वो किसानों पर दबाव डालता था, और फिर वही जो दबाव डालने के बाद वो फिर उसे लालच देता था, लालच लालच करने के बाद उसे किसान लोग को जो जरूरत थी वो उससे प्रोवाइड करता था। फिर कह सकते हैं कि व्यावसायिक फसलों में उत्पादन के मोटे अनाज की खेती के दुष्प्रभाव पड़ा। मतलब फिर जो गरीब लोगों के भोजन था फलता, इस ग्रामीण क्षेत्र में भुखमरी की समस्या बहुत तीव्र कर दी। मतलब किसान उधर ब्रिटेन में मोटा अनाज के लिए बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके लिए यहाँ इसके लिए इसी इसी के लिए ब्रिटेन कंपनी ने, जो कंपनी था ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को कहा कि आप मोटे अनाज पे ध्यान दीजिए और वही उपजाऊ उपजाऊ कीजिए। जिसमें हाँ, जिसमें क्या हुआ कि किसान लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसको छोड़ने लगा। कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए, कोई जो किसान लोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन ज़बरदस्ती इसमें क्या हुआ कि अब छोड़ दिया उगाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि अब उस समय भूख मतलब कह सकते हैं कि उस समय भूखमरी का एक समस्या पैदा हो गया। तो तो अब हम देखते हैं औद्योगिकरण। अब इसे हम क्या होता है ये हम जानते हैं। फिर इसके अनुसार जब 1813 में एक चार्टर अधिनियम आया था, चार्टर अधिनियम, इसके आधार पर भारत में कंपनी के व्यावसायीकरण, सॉरी, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, तथा लांगासायर और मैनचेस्टर के औद्योगिक उत्पादों के भारत बाजार में भरने लगा। जो लंगासर थे और यहाँ पर मैनचेस्टर जो था, वहाँ के प्रोडक्ट अब भारत के बाजारों में क्या हुआ कि फैलने लगा। ये बी औद्योगिकरण के समय की बात है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश तथा यूरोप में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बाजार बंद करने और उन्हें भारी कर लगाए। मतलब कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार जो थी ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिए, मतलब जो इंडिया से जो वस्तुएं बनकर ब्रिटिश जा रहा था, यूरोप जा रहा था, वो क्या किया कि मतलब ब्रिटिश में और साथ साथ में पूरा यूरोप में वो क्या बंद करने लगा। मतलब उसका वस्तु अब मतलब आने नहीं दिया, मतलब उसे बंद करने लगा। तो अब हम देखते हैं कि भारी और उस पर अब वो जो वस्तुएं था, मतलब जो भारत से वस्तु जा रहा था यूरोप में और ब्रिटेन में, उस पर क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, क्या किया कि उस पर टैक्स लगा दिया, पूरा अधिक मात्रा में टैक्स लगाया। अगर टैक्स लगा तो कोई खरीदेगा नहीं, उसका दाम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए वो टैक्स लगाते हैं उस पर। उसका वस्तु बंद, दरअसल उसका कंपनी सोचता कि उस विविधीकरण में कंपनी का जो ब्रिटिश जो हस्तशिल्प, मतलब जो हाथ से बना हुआ जो प्रोडक्ट आ रहा था इंडिया में, सॉरी ब्रिटिश में, यूरोप में आ रहा था, उसे मतलब उस पर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण उसका उसका वैल्यू कम गया। वैल्यू कमने के बाद उसका बिक्री बंद हो गया, जिसमें भारत के बाजारों में क्या एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। फिर हम देखते हैं रेलवे के माध्यम से भारत के दूरस्थ क्षेत्रों को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बनाई गई तथा वहां ब्रिटिश वस्तुएं पहुंचाने गई। जो जो ब्रिटिश आय जो जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जब ये किया था, ब्रिटिश कंपनी ने जब अपना रेलवे का तैयार कर रहा था, तो क्या हुआ कि उसके लिए अब मतलब उसके लिए कह सकते हैं कि अपना दूर संचार व्यवस्था, मतलब दूर से रेलवे के द्वारा जल्दी आना जाना हो जाता था। और अपना साथ साथ अपना प्रोडक्ट, अपना सामान को भी ले जाने आने में उसके सुविधा हुआ। कंपनी का साम्राज्यवादी प्रसार की नीति के कारण अधिकांश देशी रियासतों की ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विलय किया। जो ब्रिटिश जो था वो साम्राज्यवादी व्यवस्था था। अब वो जो देशी रियासत थी, जो देशी सरकार थी, अब वो क्या हुआ ब्रिटिश से मिला लिया।
ब्रिटिश अपने मिला लिया। ये रियासतें भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बड़ा बाजार थी। विलय नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग अपना बाजार भी खो दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कर लगाया, टैक्स बढ़ा दिया, तो ऑलरेडी वस्तु मतलब निर्यात भारत से निर्यात नहीं हो रहा था, तो यहाँ के जो भारत के बाजारों की जो था वो उस पर क्या हो गया, एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। फिर हम देखते हैं कि तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश के शैक्षणिक सामाजिक जो ब्रिटिश ने एक अपना वर्ग जो बनाया था, वो अपने अनुसार वो वर्ग बनाया था। फिर वो ब्रिटिश सरकार ने अब और मतलब जो वर्ग था बनाया था, उसे बोला गया कि तुम और ऐसा फैल जाओ कि तुम ब्रिटिश के वस्तुओं को जो वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर इंडिया आ रहा था, जो ब्रिटिश की वस्तुओं को भारतीय बाजारों में फैलाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अब इसका औद्योगिकरण का क्या प्रभाव था, हम देखते हैं। जो हम ब्रिटिश में ब्रिटिश ने भारत के परंपरागत ढांचे को तोड़ दिया। जो व्यवस्था बना हुआ था वो ब्रिटिश सरकार ने उसे तोड़ दिया, किंतु उसकी जगह आधुनिक उद्योग के निर्माण के द्वारा इसकी क्षति पूर्ण नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप कृषि एवं उद्योगों के मध्य संतुलन बिगड़ गया। जो कृषि व्यवस्था थी और उद्योगिक क्रांति थी, उद्योग जो हो रहा था, उद्योग व्यवस्था में वो क्या हुआ कि इसमें एक दरार आ गया, मतलब एक तरह से एक समस्या पैदा हो गया। ठीक है, तो हम इतना सर बताएं। हम नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं क्या बताएंगे सर। हम उसका भी रिवीजन करेंगे। जब तक के लिए बाय।